जी का परिचय प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहानके जी ने जो दिया वो अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन मनोज जी का नाम आते ही मैंने ये खुद अनुभव किया कि इस सभागार में बैठे हुए हर एक व्यक्ति की जो भाव भंगिमाएँ थी वो सिर्फ उमंग और उल्लास से भर गई है। मनोज जी, आपका ये पॉजिटिव व्यक्तित्व, और मुझे लगता है इसके लिए तालियां जोर से होनी चाहिए। वो क्या है कि मैं संगीत से भी जुड़ा हूँ ना, तो संगीत कभी कभी अदृश्य स्थिति में भी रहता है और उसकी आशा ही लोगों को प्रफुल्लित कर देती है, तो शायद वही लाभ मिल जाता है मुझे। आपने संगीत की बात की है तो फिर तो मेरे मन में, वैसे तो राजनीति से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न होंगे मेरे मन में और सभागार में उपस्थित बहुत सारे लोगों के मन में, लेकिन एक थोड़ा सा मज़ेदार प्रश्न भी है लेकिन सत्य भी है। आपने कहा संगीत से जुड़े हुए हैं, तो फिर अगर मैं 9 वर्षों के कार्यकाल के बारे में तो आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले आजकल आपके कुछ पुराने मित्र अंदर हैं साहब। कुछ लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है, कुछ लोगों के लिए अभी थोड़े शायद दरवाजे खुले हों, तो अगर उन 3 मित्रों के लिए कोई गीत आपके मन में आए कि वो क्या सोच रहे होंगे, तो आप जेल के अंदर चलिए, सीएम जी सर ने खुलकर बोल दिया, तो आपके मन में वो कौन सा गीत है जो आएगा? घर मित्र रहे होते तो ये खेल नहीं होता। घर मित्र रहे होते तो ये खेल नहीं होता, फिर अच्छे रास्ते पे होते तब जेल नहीं होता। ये तो देखिए ऐसे ही निकल गया। मेरे मित्र एक दूसरे को कुछ न कुछ देता ही रहता है और हमें पूरा विश्वास है। कैसे अपवाद होता है, कभी कभी धोखा हो जाता है कि कुछ गलत लोग भी मित्र बन जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर मित्र होते तो फिर वो कुछ तो हमारा उनमें जाता, कुछ उनका भी हमारे में आता। लेकिन मैं ये लाइन इसलिए बोला कि मैं तो बहुत निर्लेप भाव से राजनीति में हूँ। भैया ने कहा, मैंने कहा, उसमें इशारा किया, तो ये तो खैर सुरेश चौहान जी तो उस जगह बैठते हैं ना जहाँ से सब डिस्कशन होता है, तो हम लोग थोड़ा टोते रहते हैं इनको कि देखें मेरा भविष्य क्या है। लेकिन हमें तो आनंद इसी में है कि मैं देश का एक सांसद भी बन गया। मैं अपने जीवन का चौथा जीवन जी रहा हूँ। चौथा, मुझे लगता है एक जीवन में मैं चौथा जीवन जी रहा हूँ और बड़ा संतुष्ट हूँ। पहला जीवन जो बिल्कुल अभाव का था, गांव में होते थे। अब यहाँ मैं किसी को बोलूँ कि मैं रविवार शनिवार जब छुट्टी होती थी तो मेरी माँ बोलती थी कि बाबू ये भैंस बहुत दिन से खुली नहीं है, जरा सिवान में घुमा के लाओ। तो मैं जाता था भैंस को, क्योंकि वो दूध पिलाती थी हमें, तो उनको चरा के लाता था। अब कौन विश्वास करेगा, मनोज तिवारी भैंस भी चराता था। क्योंकि जो मेरा परिचय हुआ संसार से वो अलग ढंग से हुआ। तो वो अभाव का काल, और वो थोड़ा बहुत टाइम नहीं चला, वो 23 साल तक चला। 23 साल तक कई बार हुआ जब मैं होटल में बैठा हूँ, मुझे भूख बहुत लगी है, मैं मुंबई में हूँ और मुझे 6 रोटी खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन मैं 2 रोटी से संपर्क किया क्योंकि रोटियां बड़ी महंगा था। पॉकेट गवाही नहीं दे रही थी। फिर मेरा शुरू होता है एक सिंगिंग स्टार का जीवन। सिंगिंग स्टार का जीवन आया तो फिर मैं एकदम से बदल गया जीवन। पैसे का कोई कमी नहीं था, लोगों का कोई कमी नहीं था। एक एक कार्यक्रम में मैंने 1-1 लाख लोगों को कार्यक्रम में बैठ करके गाना सुनते हुए देखा हूं। और वो सिंगिंग स्टार फिर अचानक बदल गया सिल्वर स्क्रीन स्टार में। 1996 से 2003 तक मैं सिर्फ सिंगर था, और उसके बाद फिर मैं अचानक से सिल्वर स्क्रीन मतलब फिल्मों का एक्टर बन गया। और सोचिए कि आप एक रीजनल स्टार आके बने हो और अमिताभ बच्चन जी का फ़ोन आए कि हम भी आपके साथ एक फिल्म करना चाहते हैं।
अजय देवगन जी का फ़ोन आया, हम भी आपके साथ एक फिल्म करना चाहते हैं। हेमा मालिनी जी का, जिनको जब जब देखे जीवन में तो एक ही गाना याद आया, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गज़ल, ड्रीम गर्ल। और पता चला वह फिल्म में हमारी माँ बनेगी। तो ये सारी फीलिंग्स को आप सोचिए। फिर वो तीसरा जीवन अभी चल ही रहा था, अचानक मुझे उस जीवन से वैराग्य हो गया, मेकअप से एलर्जी हो गई। मुझे लगा ये मैं क्यों करता हूँ? क्या जीवन में बस एक पैसा कमाते हुए, शोहरत कमाते हुए मर जाना है? और तभी मुझे नरेंद्र मोदी नाम के एक शख्स दिखे। उसके पहले थोड़ी राजनीतिक गतिविधि होने लगी थी मेरी, लोग मुझे खींचने लगे थे। इसके पहले कि आप पूछे मैं ही बता दूंगा, अमर सिंह जी ने खींचा। जब मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म कर रहा था, वो मिले और वो खींच लिए। 2009 में चुनाव भी लड़ा दिए, लेकिन मैं शायद वो था नहीं। बहुत सारे कारण बनते गए। अमिताभ बच्चन कारण बन गए, अनिल अंबानी कारण बन गए, उनकी दोस्ती होती थी उस समय। मुझे लगा यार सब तो यही है, तो ना क्यों करो। हाँ भी नहीं कर रहा था, ना भी नहीं कर रहा था, लड़ गया, हार गया। लेकिन जो मैं चाहता था वो नरेंद्र मोदी जी के जब नाम आने लगे देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए, तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि भारत के भविष्य को सजाने वाला मिल गया है। ऐसा मुझे एहसास हुआ। और आप शायद रिकॉर्ड में जाइएगा, पहला आर्टिस्ट मैं था जब मैंने उसका स्वागत किया। और हमसे पहले अगर किसी ने, जो आर्टिस्ट जिनको नहीं कहा जा सकता, जो साक्षात माँ सरस्वती थीं, जिन्होंने उनके नाम को लेकर के कहा अगर ये पीएम बनते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा, वो लता दीदी थी, लता मंगेशकर जी। तो ये सारी चीज़ें आज हमको यहाँ खड़ा कर दी है। तो मेरा मानना है कि मित्र अगर कोई आपका हो गया तो कई बार उसके दुर्गुण भी दूर हो जाते हैं। लेकिन अभी जिन मित्रों की आप बात किए वो मेरे मित्र बने ही नहीं। मुझे याद आ रहा है, मेरे क्षेत्र में एक शास्त्री पार्क है, वहाँ 2-2 ढाई घंटे जाम लगता था। हमने वहाँ के लिए एक एम्स जैसा फ्लाईओवर बनाने की घोषणा कर दी, क्योंकि वो एरिया आता था पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में। तो मैं जब कर दिया, लोगों में बड़ी खुशी आई। मैं गया सत्येंद्र जैन जी से मिलने, मैंने, वो बोले कि अरे आप आए हैं। तो मैंने कहा कि ये आप आए हैं मतलब व्यंग से बोले वो। मैं बोला यार मैं सांसद होके एक मिनिस्टर के पास गया हूँ, इनको वेलकम करना चाहिए। फिर मैंने कहा छोड़ो जाने दो, हो सकता हंसी मजाक कर रहे हों, क्योंकि उसके पहले एक आध बार वो संसद में आए थे जब संयुक्त अधिवेशन हो रहा था। तो एक बार वो आए थे, उनकी कुर्सी नहीं मिल रही थी, तो मैं कुर्सी खोज करके सत्येंद्र जैन के लिए दिया था कि ये दिल्ली का मिनिस्टर है, इनको बैठना चाहिए। ये व्यक्तित्व और संस्कार है। और जब मैं उनसे मिलने गया उस पुल के लिए, उस फ्लाईओवर के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये तो आप सीबीआई से ही बनवा लो। ये लाइन थे सत्येंद्र जैन जी के। जी। मैं सोचा मैं दिल्ली के मिनिस्टर के घर आया, मैं सांसद हूँ, ये नहीं सोचा कि मेरा भी कुछ रुतबा है। चूंकि काम होना चाहिए जनता का, राजनीति का काम बाद में कर लेंगे। और उस व्यक्ति ने उसको बोला कि नहीं करेंगे। और फिर मुझे आमरण अनशन पे बैठना पड़ा शास्त्री पार्क पे। पूरे क्षेत्र की जनता आई। 11:30 बजे रात में तब के अनिल बैजल एलजी ने वो फ्लाईओवर पास किया, 300 करोड़ रुपया पास किया, और आज उससे लोग चलते हैं और 1 सेकेंड नहीं लगता रुकने में। तो बिल्कुल। ये शायद मिनिस्टर जरूर बन गए मगर मित्र बनने लायक नहीं थे। चलिए, आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, उनका जो तस्वीर देखा मैं, मुझे भी दुख हुआ, जल्दी से स्वस्थ हो जाए। लेकिन मानस कब स्वस्थ होगा इसके लिए तो ईश्वर जाने। आपने महत्वपूर्ण बात कही। चलिए मैं साथ ही बोल देती हूँ, क्योंकि राजनीति में तो संभावनाओं के द्वार खुले रहते हैं। बहरहाल भविष्य अभी उस तरह से नहीं दिख रहा, लेकिन वर्तमान में 2 चीज़ें आपने कहा कि अभाव बहुत रहा। मुझे लगता है कि अभाव जब रहता है तभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को समझते हुए प्रभावपूर्ण होता है। उसी अभाव का ये प्रभाव है कि आज हम सभी आपके मुरीद हो चुके हैं। मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आपने अभी कहा कि एक पूरा उदाहरण दे दिया कि आप तो जनता के काम के लिए गए थे, लेकिन कैसा आपको रिस्पॉन्ड मिला। लेकिन यहाँ पर लगातार ये छवि प्रस्तुत की जाती है कि आप लोग उन्हें काम ही नहीं करने देते हैं।
और इसी बात को कह कहकर दिल्ली में जो परिस्थिति बनी, ठीक है आप लोग हैं हर जगह, लेकिन स्ट्रेंथ कम हो गई है। क्या आपको लगता है कि बात का प्रभाव पड़ गया? देखिए, हम तो नहीं चाहते थे कि शराब का ये नीति बने जो बना। कैसे बन गया? अगर हम चाहते तो बनते ही कैसे? हम तो नहीं चाहते थे कि छठ के ऊपर यमुना जी पर बैन लगे, क्योंकि छठ के जो व्रती होते हैं वो तो यमुना जी को उनके परिवार के लोग सफाई करते हैं, फिर भी बैन हुआ। हम तो नहीं चाहते थे। हम तो नहीं चाहते थे कि इस दिल्ली में यमुना जी की स्वच्छता पे काम ना हो। हम तो लगातार चाहते थे, फिर भी उसकी योजना नहीं बनी, सिर्फ वादे पर वादे होते गए। तो देखिए, अब तो आज की डेट में जब से ये दिखा कि एक व्यक्ति जो 5 रुपए की कलम खोस के घूमते थे, वो एक टूटी हुई चप्पल पहन लेते थे, ढीला ढाला शर्ट पहनते थे, मफलर बांध लेते थे, क्योंकि गरीब आम आदमी ऐसा ही होता है। तो अब पता चल रहा है, जब वो घर में जा रहे हैं जिनका घर नहीं, घर की साज सज्जा के ऊपर 45 करोड़ से ऊपर खर्च होता है। घर मेरा भी बहुत बड़ा है, सरकारी घर 1.25 एकड़ में है, 24 मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड। लेकिन मैं अभी पता करवाया, पूरे घर में मिला के 19 लाख रुपया का साज सज्जा हुआ है। तो मैं उतने ही में परेशान था कि 19 लाख लगा दिया, किसी दिन पता चलेगा सुदर्शन चैनल को तो बड़ी खिंचाई होगी हमारी। अभी पता चला कि उसने तो 45 करोड़ लगा लिया। तब मैं खुलेआम सबको घर में बुला के दिखा रहा हूँ, ये देखो मेरा पर्दा है, ये देखो मेरा टीवी है, ये देखो मेरी कालीन है। अब इसके बाद तो और बात करना बचता नहीं। हाँ, दिल्ली के सभी लोगों तक ये बात पहुंची है क्या? ये जो असल में होना और ये जो दिखाना, ये कैसे हुआ? उसके लिए जाना पड़ेगा शीला दीक्षित जी के समय में, जब एडवर्टाइजमेंट का बजट होता था साल का 80 करोड़। आज एडवर्टाइजमेंट का बजट है 605 करोड़। लेकिन सर वो तो आप पर आरोप लगाते हैं ना कि एडवर्टीजमेंट वाली सरकार, तो आपको कह देते हैं हर जगह। तो आप पता करिए कि भारत सरकार का एडवर्टीजमेंट बजट पहले क्या होता था और मोदी जी के समय में क्या है। अगर आपको ज़्यादा विश्वास नहीं था तो हम संसद की बात कर लेते हैं, जो नई संसद बनी। यही संसद जब कांग्रेस के समय में बजट बना तो इसका खर्च था 3300 करोड़, 3300 करोड़, और इसका एरिया था लगभग 33,000 स्क्वायर मीटर, 33,000 हाँ स्क्वायर मीटर। देख लीजिएगा इसको, थोड़ा सा एग्जैक्ट जो शब्द होते हैं। और वही नरेंद्र मोदी जी ने बनाया मात्र 940 करोड़ के आसपास में, और एरिया है 65,000 स्क्वायर किलोमीटर मीटर। अब दिखाई देता है कि जब वही चीज, अच्छा वो तो बननी थी, प्लानिंग बना था आज से 11 साल पहले, और हम बना रहे हैं 11 साल बाद, तो भी 940 करोड़ में। यही बताता है कि कौन बजट पे कैसे काम करता है, कौन लोगों के नीतियों को नहीं बनाने में विश्वास रखता। अभी तो नीति आयोग की मीटिंग थी परसों दिन, आपने सुना होगा कि उसको 2 राज्यों के लोगों ने बहिष्कार किया, ममता दीदी और अरविंद केजरीवाल भैया। आपका पता नहीं दीदी बोले, भैया बोले, चचा बोले, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। रिस्पेक्ट देता हूं, आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपके कर्म मुख्यमंत्री वाले नहीं हैं। लेकिन मनोज जी, एक देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मोदी सरकार ने 9 साल में किया, आपकी सरकार ने किया, व्यक्तिगत रूप से आप क्योंकि सबसे लोकप्रिय सांसद हैं, आपने किया, बावजूद उसके अगर तस्वीर थोड़ी सी विपरीत आती है तो प्रश्न उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो, ठीक है एकजुटता दिख रही है, वो कब तक रहेगी ये पता नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव, जैसा अभी शुरू में ही हमने बात की, प्रभाव तो आपको लगता है कि क्या पड़ सकता है 2024 में? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कोई चुनौती ऐसी नजर आती है? जनता जागृत है, जो देशवासी हैं वो जगे हुए हैं। नेशनल पार्टी हो गई आम आदमी पार्टी, फिर बाद में फिर से डीनेशनल हो जाएगी। दोबारा जब पंजाब में चुनाव होगा तो ये डीनेशनल हो जाएगी, और पता चलेगा उसके बाद ही इंडिया के नहीं रहेंगे, वो बाकी जगह के ही रहेंगे। आरोप लग रहा है आप लोग पंजाब के मुख्यमंत्री को बड़ा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नहीं, हम क्यों करेंगे इन्फ्लुएंस?
हम तो हर व्यक्ति के अच्छे काम को, नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी उनको रोका नहीं। इस कारण आप देखे होंगे कल जब ये संसद की शुरुआत थी, जगन मोहन रेड्डी बैठे हुए थे, वो तो हमारी पार्टी के नहीं है, बीजू जनता दल के लोग बैठे थे। आप देखिए HD देवगौड़ा जी बैठे हुए थे। तो ऐसा थोड़ी है कि चुनाव में हम इनके खिलाफ नहीं बोलते हैं, बोलते ही हैं। अभी कर्नाटक बोल रहे थे। लेकिन एक होता है राजनीतिक चरित्र, एक होता है अपनी मर्यादा। उस मर्यादा का पालन जो कर रहे हैं, बाकी देश की जनता तो देख रही है ना। आज हमने एक कविता बनाया कि हमने देखा श्री केदारनाथ जी धाम संवरते सजते, नरेंद्र मोदी के शासन में धुन विकास की बजते, बाबा साहब भीमराव का पंच तीर्थ तनवाते, बाबा विश्वनाथ की महिमा दुनिया को दिखलाते, देखा दुनिया को दिखलाते, करतारपुर साहिब का देखा राह बड़ा खुलवाते, हमने देखा चप्पल पहने माँ को विमान में जाते, देखा माँ विमान में जाते, हमने देखा बेघर को भी अपना घर बनवाते, शौचालय के लिए देखा भारी ये बजट बहाते, हमने देखा दुल्हन को कैसे बीमारी से बचाते, हमने देखा देश की बेटियों को कैसे मुस्काते, देखा है कैसे मुस्काते। ये तो कविता है हमारी, इसमें एक लाइन भी कोई हमको गलत सिद्ध कर दे। हमारे गांव में लड़कों की शादी होनी बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि हमारे गांव में शौचालय नहीं था, तो शहर से कोई लाता ही नहीं था, गांव की लड़की गांव में रहती थी। क्यों नहीं भाई? गांव में पैदा होना अभिशाप होता था क्या? आज गांव में पैदा हो रही बेटियां, आज वो शहरों के घरों की श्रृंगार बन रही हैं, उनको संभाल रही हैं, और शहर की भी बेटियां गांव में जाकर के अपने दुल्हन के रूप में जीवन बिताने को, कृषि से जुड़ने को तैयार हो रही हैं। तो ये देखिए, चाहे कितना कोशिश कर ले कोई, सत्य न हम छुपा सकते हैं, न नरेंद्र मोदी जी छुपा सकते हैं, न तो विपक्ष छुपा सकता है। विपक्ष छुपा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ प्रोपेगेंडा ज़रूर होता है। बहरहाल मैं दिल्ली पे थोड़ा आना चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली की जो वर्तमान परिस्थिति है सर, देखिए राजनीति की बात हो रही है, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर, जैसे हमने शुरू में ही आज बात हो रही थी कि कोविड जैसे महामारी की चुनौती से आप पार पा लेते हैं, लेकिन एक वायरस और है जो आपके लिए चुनौती बन रहा है, और वो है जिहादी वायरस। दिल्ली में, क्योंकि इस सभागार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, उनके दिल से पूछिए, हर कोने में, हर गली में, हर चौराहे पे कहीं कोई अवैध मस्जिद है, कहीं कोई अवैध मज़ार है, कहीं कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर आप वो नो हिंदू जोन बन चुके हैं, मिनी पाकिस्तान के नाम से जाने लगे। तो आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे अगर राष्ट्रीय राजधानी की ये हालत हो रही है, तो आप सोचिए पूरे देश में क्या हाल हो रहा होगा। इस जिहादी वायरस से कैसे निपटेंगे आप लोग? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, और ये चुनौती हमको एक सांसद के रूप में भी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमेटी का चेयरमैन होने के नाते भी हमारे सामने बहुत बड़ा खड़ा है। पता नहीं, आज मैं एक बात बताऊंगा आपको। वैसे तो लोग कहते हैं पुलिस केंद्र के पास है दिल्ली में, लेकिन पुलिस जब कोई कार्रवाई करती है तो जो पुलिस का केस कोर्ट में लड़ता है, उसको कौन लगाता है? उसको दिल्ली की सरकार लगाती है। उसको अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी के तहत उसको लगाया जाता है। और मैं ऐसे 50 केस बता सकता हूं जो जघन्य अपराधियों को भी जो प्रोसिक्यूटर है वही रास्ता दे रहा है बाहर निकलने का। हो सकता है मेरी ये बात सुनने के बाद प्रोसिक्यूटर लोग हमसे नाराज हों, लेकिन उनका भी अपने ऊपर बस नहीं है, क्योंकि जो जिसको लगाएगा उसके अनुसार उसको चलना पड़ेगा। कई प्रोसिक्यूटर्स उन्होंने लगने के बाद अपने मन से काम किया, तभी जाकर के कई अपराधियों को सजा दिलाने में सफल हुई है दिल्ली की पुलिस। अब आज दिल्ली को यह भी विचार करना पड़ेगा
ये जो बातें आप कह रही हैं ये मात्र दिल्ली में ही नहीं है, हाँ, ये तो मैंने राष्ट्रीय राजधानी का उदाहरण राष्ट्रीय दिया, पूरे देश राजधानी में ही क्षेत्र ऐसे। में है और भी जगह है। लेकिन अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐसे लोगों को सजा दिलाने के लिए जो हमारी टीम लड़ रही है कोर्ट में, उनसे मैं निवेदन करता हूं, आप पद पे आ गए तो अपनी सुनो, अपने कर्तव्य की सुनो, वरना अरविंद केजरीवाल जी ये जानबूझ करके इस तरह के लोगों को बचाने में लगे हैं। वो जो है उनका तुष्टीकरण वहां आड़े आता है और मैं समझता हूं इसका बड़ा दंश दिल्ली झेल रही है। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, तुष्टीकरण ही सबसे बड़ा आधार बन रहा है। लेकिन उस वक्त क्यों नहीं किसी हिंदू के साथ सरकार खड़ी होती है या हिंदू समेकित रूप से खड़ा होता है जब दंगे होते हैं? आपने देखा कि पीड़ित कौन था, पीड़ा किसे पहुंची, लेकिन उसी को दोषी करार दे दिया गया। हम ऐसे एक नहीं 50 ऐसे लोगों से मिले जो फूट फूट कर रोए कि हमें न्याय दिला दो, हम पीड़ित हैं, हम दोषी नहीं हैं, लेकिन उनके लोग जेल के अंदर हैं। एक व्यक्ति जेल के अंदर मतलब पूरे परिवार के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ना। उस वक्त जब ज़रूरत थी नहीं समेकित हो पाए लोग, और मुझे लगता है कि सभागार में बहुत सारे लोग हैं मेरे बात से सहमत होंगे। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस वक्त उतर कर काम कर रहे थे लेकिन नहीं आए थे, जो एक साथ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। क्या उसका एक प्रभाव चुनाव में तो नहीं मिला? आप लोगों को लगता है वो चूक क्या हुई आपसे? देखिए, जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो एक तो हम इस आधार पे नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन किस धर्म का है। सरकार की ये जो दोषी है वो दोषी है, जो दोषी है सर उसमें ये तो वही बात हो गई ना कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकी आते एक ही धर्म नहीं। से। हम अगर यहाँ पर भी यही सोच रखेंगे तो हम कैसे नहीं, हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि कोई दूसरे धर्म का हम उसको हिंदू और मुसलमान देख करके ही सजा देंगे, ये तो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो मैं उसको सपोर्ट भी नहीं करूंगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो दोषी हो उस तक पहुंचने में थोड़ा समय लगा हो। हम भी अपने क्षेत्र के तमाम लोगों से मिले। हमारे क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो निर्दोष थे और जेल में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि जब उनके घर के सामने अटैक हो रहा था तो लाठी लेके खड़े थे। तो ऐसे लोगों को हम निकाल रहे हैं, जो निर्दोष हैं उनको हम निकाल रहे हैं। और हमारे क्षेत्र के हम लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी की लीगल जो हमारी टीम है वो उनको असिस्टेंस दे रही है। अगर आप इस तक नहीं पहुंचे हैं तो प्लीज़ मैं चाहूँगा, हमारा के त्यागी गोकुलपुर के हमारे वकील हैं, आप उनसे मिलिए। 50 वकीलों की टीम काम कर रही है और मैं लगातार जिन लोगों के निर्दोष बच्चे जेल में चले गए थे उनको हम बड़ी संख्या में कोर्ट में लड़ करके उनकी बेगुनाही बता करके उनको लाने में सफल भी हुए हैं। इसलिए ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए कि ये संकट आया तो हम थे ही नहीं। हम थे, हम साथ में हैं, साथ में थे, साथ में हैं। क्योंकि अगर कोई निर्दोष फंसा तो उसको छुड़ा करके लाना हमारा परम कर्तव्य है और हम करते ही रहेंगे। ये तो आपको हम बता रहे हैं। चलिए, आपने एक जानकारी भी महत्वपूर्ण दे दी और ये अब जानकारी हमारे पहुंच पास भी गई है। मैं आपको बताऊं, एक और जानकारी मैं देना चाहता हूं। इस दिल्ली से उन दंगों के बाद जिनके बच्चे निर्दोष जेल में गए, मैंने बताया ना, सिचुएशन बताया, मैंने पुलिस से भी बात की, जो जांच एजेंसियां थे उनसे भी बात की हमने। मैंने वीडियो के साथ में एक सांसद के रूप में उनके साथ बैठा। मैंने कहा कि जो अटैक करके मार रहा है और जो सुरक्षा में अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा है, दोनों में अंतर करना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के लिए हम भी लड़ाई लड़े। और सबसे अच्छी बात क्या हुई कि जिनके बच्चे निर्दोष चले गए थे जेल में, हमारे क्षेत्र से एक बड़े जो लोग बिजनेसमैन हैं वो खड़े हुए और जब तक उनके बच्चे नहीं आ गए तब तक उस परिवार को आर्थिक भरण पोषण भी करते रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि हम छोड़ दिए, हम किसी को नहीं छोड़ सकते। हम अगर गलत ढंग से कोई भी फंसेगा तो हम उसके साथ खड़ा रहेंगे और हम कल भी थे, आज भी हैं।
सर इतना डाइल्यूट हो जाएंगे तो फिर कुछ खास नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम हिंदुत्व पर बात करते हैं, सभी का विकास, सबका विश्वास, सब कुछ है, लेकिन कहते हैं ना कि भरोसा इंसान पर किया जाता है। मेरी अगली जो पंक्ति होगी बहुत सारे लोगों को कष्ट हो जाएगा। भरोसा जानवर पर नहीं कर सकते हैं, कब वो बिगड़ जाएंगे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, इंसानों पर ही तो भरोसा करेंगे ना सर। नहीं, इसका मतलब मैं नहीं समझा। आप लोग समझ गए? अब राजनीति की परिपाटी है, शायद समझ के ना समझी कर रहे हैं सर, आप डाइल्यूट कर रहे हैं सर आप। नहीं, इसीलिए हिंदू थोड़ा परेशान, इसीलिए पेशानी पर बल आ जाता है सर। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हैं सर। आपकी तो पार्टी ही हिंदू और हिंदुत्व के लिए जानी जाती है, मुखरता के साथ बोलने वाली है, क्यों इतना डाइल्यूट होना फिर? नहीं, हमारी सरकार डर के काम करे ये तो आप सोच ही नहीं सकते। हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो डर के काम करे। हम तो दुनिया में आतंक के खिलाफ हम ही हैं जो डंके की चोट पर काम कर रहे हैं। तो सर बना दीजिए ना हिंदू राष्ट्र, फिर हिंदू राष्ट्र की शपथ लेने के लिए यहाँ हर कोई तैयार है, बना दीजिए हिंदू राष्ट्र। अब ये मेरा विषय थोड़ा सा नहीं, किसी एक को तो फिर उठना होगा ना सर। यहाँ तो देखिए ना, आवाजें पीछे से आपके साथ आवाज मिल रही है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, भारत मांग रहा है हिंदू राष्ट्र। एक जवाब ले लेते हैं, फिर आप लोगों के पास आती हूँ मैं, फिर आप लोगों के पास ही आती हूँ। सर हाँ प्लीज अपनी सीट से सर, प्लीज। हाँ देखिए, आप सबने कल संसद की शुरुआत देखी होगी। सेंगोल की स्थापना को आप क्या समझ रहे हैं? सेंगोल की स्थापना, ये जो लोग कल नई संसद को शुरुआत होते में नहीं आए, मुझे तो कई लोग बता रहे हैं कि वास्तु ऐसा बना हुआ है कि नेगेटिव एनर्जी आएगी ही नहीं उसमें। लेकिन फिर भी हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं। देखिए, व्यक्तिगत रूप से हम भी आपकी भावना का सम्मान करते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से हमारा देश जिन संवैधानिक व्यवस्थाओं में चल रहा है, चलते रहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए थोड़ा सा, क्योंकि अब मन के उद्गार धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मनोज जी, मेरे दो सवाल है छोटे छोटे। 2014 में जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो मैंने आपका इंटरव्यू किया था कि आप एक स्टार हैं और आप चुनाव लड़ रहे हैं। कई स्टार चुनाव लड़ के क्षेत्र से गायब हो जाते हैं, तो आपने कहा था कि तो मेरे ऊपर है कि मैं जनता के बीच जा पाता, उन्होंने जनता बताएगी। तो आप जनता के बीच गए, हम लोग क्षेत्र में गए थे आपके। तो 2019 का भी चुनाव आप जीते। आप लगातार क्षेत्र में अपने एक्टिव रहते हैं, क्षेत्र में काम किया है। और दूसरा, हमने आपसे हमारी कई बार, चाहे बंगाल हो, गुजरात हो, चाहे बिहार, झारखंड, कई चुनाव में हमेशा मुलाकात होती रहती है। तो लोग जो देखते ही आपको एक अपनापन रहता है कि मनोजो आइल बा, इस पर आप क्या कहेंगे? और हम भी जब देखते हैं ना, सुदर्शन न्यूज का कैमरा है तो हम जा के बुलाते हैं, इन्हें आओ बात करे के बाद। तो देखिए क्या है, कुछ हमारी संवैधानिक मर्यादाएं हैं। हमको आप जहां बिठा करके सारी बात कह रहे हैं, हमारे को लेकर भी तमाम बातें चलती रहती हैं। जब कभी मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के मंच पे होता हूं, कभी कहीं होता हूं, लेकिन आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और आप विश्वास से कहते रहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत ध्यान से सुन रही है, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर वैसे लेकिन हमें इस बात का भी गर्व होना चाहिए, कुछ चीजें कही नहीं जाती हैं, कुछ चीज करी जाती हैं। क्या बात? नमस्कार मनोज जी, मेरा नाम अनिल गर्ग है। पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते लाइव डिबेट्स करता हूं। आपके समर्थन में मैं ये कहने वाला था, आपने ही कह दिया
कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का जहाँ जहाँ सभा होती है वहाँ वहाँ आयोजन में मनोज भाई की जिम्मेदारी हमेशा रहती है। तो मुझे समझ जाना चाहिए, मुझे लगता है मेरे साथी साथियों को भी, कि मनोज भाई क्या कहना चाहते हैं और क्या करते हैं। दूसरी बात, तो मुझे लगता है इसके लिए साफगोई की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, दिल्ली की बात पे वापस आते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अभी 45 करोड़ खर्च करके अपना घर तुड़वा के दोबारा बनाया, डीयूसी की गाइडलाइन के खिलाफ बनवाया। उनकी गाइडलाइन थी इसको तुड़वाने की जरूरत नहीं, आप रिनोवेशन करिए, जबकि उन्होंने तोड़ के बनाया और रूल्स के खिलाफ बनाया, क्योंकि 45 करोड़ के लिए जो टेंडरिंग करनी चाहिए उन्होंने नहीं की। उन्होंने हेराफेरी की, 10 लाख से नीचे के अलग अलग बजट पास कराए। भारतीय जनता पार्टी को मैंने जितना देखा है वो जगह जगह इसके लिए जन चेतना सभा करके लोगों में पोल खोल रही है, ये तो ठीक है। लेकिन सरकार के तौर पे, क्योंकि एक तरह से आपराधिक कार्रवाई है, ये एक तरह से आपराधिक कार्रवाई है। आपने 45 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए आपने अलग अलग टेंडर क्यों पास करे? तो क्या सरकारी तौर पे भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? एक सवाल। दूसरा, 16 मई को हमने सबने टेलीविजन पे देखा है, जो शराब जो नीति थी उसके खिलाफ जो अधिकारी इसके खिलाफ जांच कर रहे थे, आधी रात को 2 से 3 बजे के बीच में उनके यहाँ ऑफिस से फाइलें चुरा ली जाती हैं। ये भी एक सीधी सीधी आपराधिक कार्रवाई है। क्या केंद्र सरकार एलजी के माध्यम से इन दोनों चीजों पे कोई कार्रवाई सीधी करने जा रही है? ठीक सर। आपके दोनों प्रश्न बहुत ही वाजिब हैं और इस पे कार्रवाई शुरू हो गई है। जिस व्यक्ति ने इनके शराब घोटाले की, जासूसी कांड की जो जांच कर रहे थे, जिनका आधी रात में कमरा खोल करके और फाइलें चुराई गई हैं। अभी मैं आज सुन रहा था कि मेरे खिलाफ, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो मेरे खिलाफ डिफॉर्मेशन में जा रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार। मैं इस स्वागत करता हूं और मैं चैलेंज करना चाहता हूं कोर्ट में कि वो कौन सा सिस्टम है जो 2:30 बजे रात में किसी अधिकारी का बिना उसके परमिशन के उसका ऑफिस खोला जाता है। और ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। और जो दूसरा आपने कहा, जो घर बनाने का, निश्चित रूप से देखिए, इशारा तो अरविंद केजरीवाल ने पहले दे दिया था कि मैं अनार्किस्ट हूं, और अनार्किस्ट व्यक्ति कभी भी संविधान को कैसे मानेगा? मुझे पीछे जो निर्णय हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट का, कोई बात नहीं, वी आर लॉ अबाइडिंग पर्सन, वी आर लॉ अबाइडिंग पार्टी, लेकिन फिर भी मुझे आश्चर्य जरूर हुआ कि कोई ये पहला मुख्यमंत्री तो अरविंद बने नहीं है। इनके पहले भी मुख्यमंत्री थे, इनके पहले भी एलजी थे। व्यवस्था जैसे चल रही थी अचानक कैसे बदल सकती है? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया, लेकिन अच्छा ये था कि निर्णय में लास्ट में उन्होंने लिखा पैरा 92 में कि ये कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए केंद्र सरकार कानून ला सकती है। हमने कानून लाया है, लेकिन इस कानून आने के बाद भी जो 45 करोड़ रुपए का नाजायज दुरुपयोग किया है अरविंद केजरीवाल ने, उसकी कानून सम्मत कार्रवाई भी शुरू हो गई है और इस पे निश्चित रूप से दोषियों को सजा मिलेगी ही मिलेगी। कुछ प्रश्न इधर से मिले, उससे पहले एक प्रश्न है जो मैं आपसे बड़ा महत्वपूर्ण करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी बार बार ये कहा जाता है कि एलजी साहब को लेकर कि आप लोगों ने अपना एक ऐसा व्यक्ति वहाँ बैठा रखा है जो काम नहीं करने देते हैं। वो हम तो काम करना चाहते हैं जी, आप काम करने नहीं देते हैं। और इसी को लेकर एक बार नहीं, कई बार, बार अभी 2 दिन पहले भी ऐसी परिस्थिति बनी और आपने भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र हुआ था। सर, उनकी गाड़ी चल रही है, उन्होंने बेल्ट नहीं लगाई है, चालान नहीं कट रहा है। बेल्ट आप नहीं लगाते, चालान कट जाता है। मतलब आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं, कोई बात नहीं, बेल्ट लगाने के पहले तो थोड़ा देर खुला रहता है ना। अब उसी समय फोटो खींच के आप कह दो हम चाहते हैं सभी बेल्ट लगाएं। हम और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक बार बेल्ट नहीं लगा पाए थे तो हमने चालान भर दिया, लेकिन ऐसा नहीं था कि नहीं लगाए थे, थोड़ा लगाने में देरी हो गया था तो थोड़ा आगे चल के लगाए थे। उन्होंने मुझे याद दिलाया, तिवारी जी आप लगा लीजिए। मैंने तुम्हें देख रहा हूँ कि वो गुरुजी खुद लगा रहे थे। जो प्रमुख बात आपने कहा एलजी महोदय की, जी एलजी महोदय, आप सोचिए कि मुख्यमंत्री को पेपर पे साइन करने के लिए एलजी को कहना पड़ रहा है। हम तो कह रहे हैं तुम काम करो। आप सब बताइए, जो सुदर्शन न्यूज़ देख रहे हैं उनको भी पूछ रहा हूं, और जो यहां सभागार में बैठे हैं,
कि मुख्यमंत्री को साइन करना चाहिए कि नहीं कागज पे? हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोला उन्होंने कि जब साइन कब करेंगे, जब कोई पोर्टफोलियो होगा। पहला सीएम है ये जो कोई विभाग नहीं रखते हैं, क्योंकि इनकी शुरू से प्लानिंग है भ्रष्टाचार के तरीके अपनाने हैं। बाद में जाके भले बीमार संजय सत्येंद्र जैन को गले लगा लेंगे, लेकिन गले लगाते हुए शायद यही मन में आ रहा होगा कि चलो मेरा पाप तुमने अपने सर पे ओढ़ लिया। तो ये इस तरह का अगर आदमी, इसका हृदय कैसा होगा? इतना नकारात्मक व्यक्ति कैसे हो सकता है जो विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कौन है जी एलजी, एलजी को क्या क्या गाली। और मैं देख रहा हूं 3 दिन बाद जब आ रहे हैं तो कह रहे एलजी साहब नमस्ते। मैं बगल में खड़ा था तो मैंने कहा कि ये एलजी साहब है, चाय पी लो बैठ के। मैंने फोटो भी डाली थी, वो हे हंस रहे हैं। मतलब देखो, मुझे कई बातें हो सकता है मेरी मुख्यमंत्री के प्रतिष्ठा को धक्का दे, दब्बा, मैंने क्या बोले, थोड़ा सा उनको, हाँ, मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा को, हाँ जो भी हो, कई बार शब्द नहीं आते हैं जो, तो लेकिन वास्तविकता ये है कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का पद जो है ना, उसकी मर्यादा गिराई है। कल मैं रात में बात कर रहा था मुस्तफाबाद में, मैंने पूछा मदन लाल खुराना जी से किसको किसको शिकायत है? बोले सारे स्कूल कॉलेज तो वही बनाए, साहेब सिंह वर्मा जी 6 महीना के लिए, सुषमा स्वराज जी, शीला दीक्षित जी 15 साल रही। मैं, शीला जी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ी तो मैं, चुनाव का रिजल्ट आ गया, मैं चुनाव जीत गया, तो मैंने उनके किसी व्यक्ति को फोन करके मैं उनसे मिलने गया। वो तस्वीर आप सबने देखी होगी। मेरे जीवन की वो इतनी अच्छी मुलाकात थी और शीला जी आंसू बहा के रोई थी कि तुम मिलने आए हो मुझसे, और पहला लाइन था कितने वोटों से हराया। तो मैंने उनको कहा भी था कि शीला दीक्षित को हराना बहुत मुश्किल है, ये कांग्रेस की हार है। हम एक मर्यादा में जी रहे हैं और उसके बाद वही शीला जी कहती हैं, मालूम है मनोज, मैं अटल जी के पास जाती थी तो मैं जो भी काम लेके जाती थी अटल जी करके ही भेजते थे। उन्होंने मुझे कैसे मेट्रो दिया, कैसे बैठ के आए, तो मैं सोचता हूँ वो रिलेशन कहाँ चला गया। मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, दिल्ली की हवा क्यों जहर हो गई है, मानस में है जहर, सिर्फ हवा में नहीं, मानस में है जहर, सोच में भी है जहर, दिल्ली बर्दाश्त कर रही है ये कैसी कहर, मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है। ये सारी बातें सोच रहा हूं। बस मैं तो आजकल एक ही बात बोलता हूं, आपके शो में भी बोल के जाना चाहता हूं, छोड़ दीजिए शिकवे शिकायत गिले, गलती हुई है सुधारते हैं, एक बार पूरी तरह से दिल्ली को बीजेपी के हाथों में देते हैं, यही एकमात्र निदान है। तब हम आपको कुछ बातें जो हम माइक पे नहीं कह सकते हैं वो करके दे देंगे। नहीं, हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं, अब शिकवा शिकायत किससे करें, क्या करें। 25 साल तक बीजेपी को बाहर रखा गया है दिल्ली से, 25 साल हो गया। एक बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली 5 साल के लिए दीजिए, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हम न दे दिए तो फिर दोबारा हमको कभी मत सोचिएगा। जय, थैंक यू दीदी। एक खाली प्रश्न इधर से लेते हैं क्योंकि इधर से एक भी प्रश्न नहीं हो पाया और बहुत भैया इधर से क्योंकि हमारे मित्र उससे देवो पहले सिंह चौहान जी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आ चुके हैं। हमारे साथ केंद्रीय संचार राज्य मंत्री श्री देवो सिंह चौहान जी भी आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, तालियों के साथ स्वागत करते हैं। बस कुछ ही देर में सर आपका सेशन हम शुरू करेंगे। एक आखिरी प्रश्न बस इधर से ले लेते हैं जी। मैं मोदी जी का और बीजेपी का परम भक्त हूँ
और हम हिंदुत्व के कारण ही आपसे जुड़े हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि आप इस तरफ जो काम कर रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है। असंभव काम किए हैं सरकार ने, 370 हटाई है, राम मंदिर बनाया है, वाराणसी में अभी देख के आया हूँ, बहुत बढ़िया हुआ पड़ा है। तो सिर्फ विकास के नाम पे जो काम हो रहा है उससे हम कई जगह हार भी रहे हैं, वो क्यों हार रहे हैं? और दूसरा ये है कि इतने सारे काम होने के बाद भी दिल्ली में हम इसको नहीं हटा पा रहे हैं, कर्नाटक में भी हमारे हाथ से गया है। तो और दूसरा ये है कि जितने भी विकास के काम हो रहे हैं ये एक स्टेज पे जब इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है वो सब जीरो हो जाएंगे, क्योंकि एक कम्युनिटी तो जनसंख्या रोक ही नहीं रही है। ठीक है, यानी जनसंख्या जो बढ़ रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी से जल्दी लाइए। कब ला रहे हैं? जैसे स्टेट्स में तो आ गया, योगी जी ने कर दिया। देखिए ये बात तो बार बार चल रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून ये पूरे देश में सर एक होना चाहिए, स्टेट वाइज होने से काम नहीं बनेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू जी। देखिए एक संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचे में अभी तक हम चल रहे हैं और जितने बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं उनमें ये यूनियन सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये सब पे हमारी अंतिम मुहर लगनी शुरू हो गई है। और आप जैसा सोच रहे हैं वैसे ही देश के प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की लाल किले की प्राचीर से। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि वो समय नज़दीक है जब जनसंख्या नियंत्रण के इस समस्या का निजात हमारी सरकार निकालने वाली है। सर लेकिन देखिए, हम उम्मीद, विश्वास पूरा है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपके ही मित्र हैं, रविकिशन जी हैं, लेकिन वो प्राइवेट मेंबर बिल लाना चाहते थे, नहीं लाने दिया गया, जो परिस्थिति बनी। तो ऐसी परिस्थिति में वो प्रश्न स्वाभाविक है। हाँ, प्राइवेट मेंबर बिल लाए हैं, वो नहीं लाने दिया गया ऐसा नहीं है। उस पर कोई ज्यादा आगे कुछ बात नहीं बन पाई सर, ऐसे तो बहुत सारे लोग थे। नहीं, उसको सुनिए, उस पर क्या कहा गया सरकार के द्वारा। प्राइवेट मेंबर बिल हमारा अधिकार है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। उस बिल पे ये कहा गया कि इस पे देश की सरकार बहुत गंभीर है, आपकी बात का संज्ञान लिया जाएगा, आप इसको आगे कार्य करने की अनुमति दें, ये कहा गया है उनको। जब भी हम कोई प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं तो सरकार स्वीकार करने या अस्वीकार करने के बाद जो संवाद करती है वो बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट होता है। वो ये है कि आपके विषय पे सरकार स्वयं गंभीर है, इसलिए आप इसमें हमको समय दें। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बहुत जल्द हमारे बीच होगा। और हिंदू राष्ट्र के लिए आपने कहा कि कुछ कहेंगे नहीं, करके दिखाएंगे, तो इसी उम्मीद के साथ आप लोग हाथ उठा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे साथ चौहान साहब आ चुके हैं और उनके लिए भी बहुत सारे प्रश्न होंगे। संचार का युग है, संचार से जुड़े हुए प्रश्न अब उनसे पूछने की बारी है। मनोज जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते भी आपके गीत के बिना ये मंच अधूरा रह जाएगा। संदेश ही दे दीजिए। 9 साल पूर्ण हो गए हैं, अब तो अगला वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है। गीत के माध्यम से ही इस सेशन का समापन करते हैं। देश के शुभ कार्यों का हो रहा मुहूर्त है, भारत के शुभ कार्यों का हो रहा मुहूर्त है। 5 साल और हमें मोदी की जरूरत है, 5 साल और हमें बीजेपी की जरूरत है। उसके बाद मैं ना बोलूं, उसके बाद तुम ना बोलो, अगले सैकड़ों साल इसकी जरूरत। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।